आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए धाकड़ दमयंती का भाग 5। अब तक आप सबने सुना, सुरता अपने बापू निहाल को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता है। इधर गांव में सुरते की बीवी छत से गिर जाती है। सुरते के अपने घर न होने के कारण शोभा और छोटी ही रमा को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती है। श्यामा चुपके से सुरते के यहाँ कैद व्यक्ति के पास पहुँच गया है। वहाँ उस व्यक्ति की बातों से श्यामे को पता चलता है कि सुरते की कैद में जो व्यक्ति है वह उसका स्वयं का बापू निरंजन है। श्यामे को अपने पिता को सुरते की कैद से बाहर निकालना है। श्यामा सोचता है दमयंती ताई को बुला के लाऊं हूँ। श्यामा वहां से उतरकर खाट को वैसे ही रखकर धीरे से बाहर निकलकर दमयंती के घर पहुंच जाता है। दमयंती के घर पहुंचकर दमयंती को आवाज लगाता है। अब आगे की कहानी। श्यामा दमयंती को आवाज लगा रहा है, ताई, अरे ताई, लेकिन वहां भी ताला लगा है। श्यामा सोचता अब क्या करूं। पड़ोस में पूछता है, भाभी, ताई और शोभा जीजी और छोटी जीजी कहाँ गई है? पड़ोसन बोलती है, शोभा और छोटी तो शामली गई है सुरते की बीवी ने लेके। श्यामा बोलता है, हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, सुरते की घरवाली को लेके गई है शोभा जीजी और छोटी जीजी। श्यामा बोलता है, पर भाभी ताई कहाँ है? पड़ोसन बोलती है, वो अपनी बहन जमुना के घर गई है शामे। श्यामा बोलता है, भाभी मुझे फोन करना है ताई को, बहुत जरूरी काम है। भाभी हाथ जोड़ूं, एक फोन करवा दे मने, ताई से बात करवा दे, मेरी बहुत जरूरी काम है। पड़ोसन बोलती है, ठीक है, नंबर बता चाची का। श्यामा बोलता है, नंबर तो मेरे पास ना है भाभी, मुझे याद भी ना है। पड़ोसन बोलती है, चल मैं देखूं हूँ, मेरे फोन में होगा चाची का नंबर। श्यामा बोलता है, भाभी देख जल्दी, ना तो घनी वार हो जाएगी। पड़ोसन दमयंती का नंबर ढूंढकर फोन मिलाकर श्यामे को दे देती है। श्यामा थोड़ा साइड में जाकर पूरी बात दमयंती को बताता है फोन पर। उधर से दमयंती कहती है, मैं आऊं हूँ श्यामे, जल्दी ही आऊं, तू दुखी मत ना हो, देखूं क्या कर रखा है सुरते ने। पड़ोसन बोलती है, क्यों या श्यामे, तू घना दुखी सा लग रहा है। श्यामा बोलते, कुछ नहीं भाभी, माँ की तबीयत खराब है थोड़ी सी। इतना बोल श्यामा रास्ते के मोड़ पर खड़ा हो दमयंती की राह देखने लगता है। उधर सुरता भी आ गया है। उसको अनीता पूरी बात बताती है कि कैसे रमा छत से गिर गई थी, शोभा और छोटी कैसे रमा को शामली लेकर गई है। सुरता फटाफट अपने बापू को खाट पर लिटाकर जैसे ही जाने को होता है, तभी दमयंती अपनी लाइसेंसी गन लेकर आ जाती है। साथ में दमयंती की बहन का बेटा और 2-4 और लोग भी है गाँव के। दमयंती बोलती है, सुरते तने अपने घर में कौन छुपा रखा है? सुरता एकदम अचकचा जाता है और बोलता है, कौन? क्या कह रही है चाची, होश में तो है? दमयंती बोलती है, मैं तो होश में हूँ सुरते, पर तू बेहोशी में है। इब तू कुछ ना छुपा पावेगा, मने सब पता चल गए है। सुरता बोलता है, के बकवास कर रही है चाची, सठिया गई है के? दमयंती कहती है, मैं नहीं सठियाई सुरते, तू सठिया गया है। निरंजन ने इब छोड़ दे, 15 साल से कैद कर रखा है बापू बेटे ने तुमने, और हम सब गांव वाले यही समझे थे कि निरंजन कहीं भाग गया है। सुरता बोलता है, मुझे क्या पता निरंजन का भला, वो कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। सुरता दमयंती से बात करते करते धीरे धीरे अंदर खिसकने लगता है। दमयंती की नजर सुरते पर पड़ती है तो वह बोलती है, सुरते हिलने की कोशिश ना करिए, अपनी जगह ते हिला तो बेझिझक गोली मार दूंगी, इतना तो तू मुझे जाने है। सुरता वहीं खड़ा हो जाता है। दमयंती बोलती है, रंजीते, इस सुरते ने देख रही हूँ मैं, तू सामने से पूछ के कौन सी कोठरी में निरंजन को बंद करा है, कोठरी के दरवाजे का ताला तोड़ दे। रंजीत बोलता है, ठीक है मौसी। श्यामा रंजीत को बताता है निरंजन को कौन से कमरे में कैद किया गया है। तब तक दमयंती सुरते को अपनी गन से रोक कर रखती है। श्यामा और रंजीत ताला तोड़कर निरंजन को निकाल लाते हैं। गांव का कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। तब तक शोभा और छोटी भी रमा को पट्टी करवा कर वापस आ जाती हैं। निरंजन को देखकर दमयंती बोलती है, निरंजन भाई तू जिंदा है? निरंजन बोलता है, हाँ भाभी, मुझे तो सुरते और इसके बापू ने कैद कर रखा था जिप से ही।
दमयंती बोलती है, हम तो यही सोचे थे निरंजन भाई कि तू कहीं चल भाग गया है या मर गया है। पुलिस भी आ जाती है। सुरता भागने का प्रयास करता है लेकिन पुलिस पकड़ लेती है। अब जो कहानी निकल कर आती है निरंजन की जुबानी और सुरते के बापू की जुबानी, तो वह कुछ इस प्रकार है। एक बार निहाल को कुछ पैसे की जरूरत होती है। सुरता उस वक्त 15-16 साल का होगा। निहाल शुरू से ही आवारा टाइप तो था ही, ऐसे ही अपने बेटे को बना दिया था। अब निहाल के मुंह से ही आगे की कहानी। निहाल बताता है, 15 साल पहले एक दिन निहाल मास्टर जवाहर सिंह के घर जाता है। निहाल बोलता है, मास्टर जी मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे 2 लाख रुपए दे दो ब्याज पे, मुझे कुछ काम करना है बेहद जरूरी मास्टर जी। मास्टर जवाहर बोलते हैं, ना निहाल मेरे पास कोई रुपया ना है देने को, मुझे माफ कर दे, तुझे रुपया देकर तो रुपया फंसाना है। निहाल बोलते, ना मास्टर जी बेटे की कसम खाऊं टाइम पे थारा पैसा लौटा दूंगा, ब्याज सहित लौटा दूंगा। मास्टर जवाहर बोलते, ना निहाल मैं ना दूंगा, मुझे भरोसा ना है तुझ पे। अब तक तो तू कौन सा मेरे साथ अच्छा काम करता आया है, रोज तो खेतों की डोली काट काट के मेरे खेत अपनी तरफ करता जा रहा है, मैं चुपचाप देखता रहता हूँ। निहाल बोलता है, अच्छा मास्टर जी मैं अपनी जमीन लिखित में गिरवी धर दूंगा, जिप तो दे दोगे मुझे पैसा। मास्टर बोलता है, ना तू कहीं और से ले ले निहाल, मेरे पास पैसा ना है। निहाल बोलता है, मास्टर जी अपनी पगड़ी थारे पैरों में रखूं, इसकी इज्जत रख लो। मास्टर को तरस आ जाता है लेकिन फिर भी मास्टर जी लिखित में जमीन गिरवी रखकर निहाल को 2 लाख रुपए दे देते हैं। निहाल 1 साल में रुपया लौटाने का वादा करता है लेकिन 1 साल 2 साल ऐसे ही करते करते 3 साल हो जाते हैं। एक दिन खेत पर मास्टर जी निहाल को बोलते हैं, निहाल अब तो 3 साल हो गए हैं, रुपया लौटा दे और अपनी जमीन के कागज ले जा, मेरे पास तो खुद ही बतेरी जमीन है, मैं क्या करूंगा इतनी जमीन का। निहाल बोलता है, मास्टर जी अभी ना है मेरे पास रुपया, और हर टाइम पैसा पैसा ना करा करो, लेके भाग नहीं रहा हूँ थारा पैसा, यही रहूंगा गांव में। मास्टर बोलते हैं, निहाल तू नालायक तो पहले से ही है, अब बेशरम बेईमान भी हो गया है, ऐसे तो तू पैसा हजम ना कर सकेगा, तेरी जमीन के कागज मेरे पास गिरवी रखे हैं। निहाल अचानक मास्टर जी पर हमला कर देता है यह सुनते ही। निहाल बोलता है, मास्टर मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा तो तू पैसा कहाँ से ले लेगा, और रहे जमीन के कागज वो तो मैं तेरे घर से भी ले लूंगा, जब तू ही ना रहेगा तो जमीन के कागज लेने से मुझे कौन रोक लेगा। इतनी देर में सुरता भी आ जाता है और दोनों बाप बेटा मास्टर जी पर हमला करते हैं। निहाल हाथ पकड़ता है और सुरता फावड़े से वार करता है। मास्टर जी बोलते हैं, निहाल मुझे तो तू मार देगा पर तेरी जमीन के कागज ना मिलेंगे तुझे कभी, इतना पागल नहीं हूँ मैं जो जमीन के कागज घर पर रखता। निहाले तभी मास्टर जी का वफादार नौकर खेत के दूसरी तरफ से आ जाता है। वह देखता है तो चीखता है, क्या कर रहे हो मास्टर जी ने क्यों मार रहे हो। मास्टर जी निरंजन को देखकर कहते, निरंजन कभी मत बताना जमीन के कागज कहाँ रखे हैं, यह बात तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। निरंजन समझ जाता है कि मास्टर जी इशारों में कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। निरंजन बोलता, मास्टर जी किसी को नहीं बताऊंगा, कभी ना बताऊंगा, मर जाऊंगा पर बिल्कुल ना बताऊंगा। निरंजन निहाल और सुरतों के ऊपर झपटता है। सुरता निरंजन के सिर पर फावड़े से उल्टी तरफ से वार करता है। निरंजन वही बेहोश हो जाता है। सुरता बोलता है, बापू अब इस मास्टर को खत्म करके यहाँ से चलते हैं, निरंजन से तो गलवा ही लेंगे जमीन के कागज कहाँ हैं। दोनों मास्टर जी को मारकर ट्यूबवेल की कोठरी में डालकर निरंजन को एक बोरी में भरकर ट्रैक्टर पे रखकर अपने घर ले जाते हैं। अब आगे की कहानी निरंजन के मुंह से। निरंजन बोलता है, उस दिन से मुझे रोज तड़पाते हैं, रोज मारते हैं, जमीन के कागज के बारे में पूछे हैं। निहाल तो पड़ गया खाट पे, अपने कर्मों की सजा भोग रहा है, और ये सुरता अब जेल जावेगा, अपने कर्मों की सजा भोगेगा। सुरता बोलता है, पर तने जमीन के कागज ना बताए कहाँ रखे हैं निरंजन। निरंजन बोलता है, मुझे तो पता ही ना था जमीन के कागज कहाँ हैं, पर यह बात अगर मैं तुम दोनों को पहले बता देता तो तुम दोनों मास्टर जी की तरह मुझे भी मार देते। अपनी जान बचाने के लिए और मास्टर जी की मौत का राज बताने के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी था सुरते, और वो भी तभी मुमकिन था जब तुम दोनों को यह विश्वास बना रहे कि जमीन के कागज मैंने ही रखे हैं।
निरंजन बोलता है, निहाल तने बहुत बुरा करा था वह बखत, मास्टर जी ने तेरी मदद करी थी तेरे बुरे समय में, और तन्ने मास्टर जी की जान ले ली। दमयंती बोलती है, मैं नहीं जानती थी मेरा घर उजाड़ने वाले यही दोनों बापू बेटा है। लोग कहते तो थे, मुझे ये विश्वास न था कि तुम दोनों ने इतनी नीचता दिखाई होगी वह बखत। इंस्पेक्टर साहब, मुझ पे वह टाइम क्या गुजरी थी मैं बता नहीं सकती हूँ तुमने। कभी घर से बाहर ना निकली थी, कुछ समझ ना थी मुझ में, मुझे दुनियादारी की कुछ समझ ना थी। मेरी छोरियां दोनों छोटी थी, मेरी सास की हालत खराब, बेटे की मौत की खबर सुन के, और मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। दुनिया लूटने वाले दोनों हरामजादे। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कानून अपने हाथ में ले लेने दो, आज मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा इन दोनों ने मार के, मुझे मार लेने दो इन दोनों को। इंस्पेक्टर बोलता है, माताजी कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, कानून इनको खुद सजा देगा। दमयंती बोलते, पर इंस्पेक्टर साहब मेरा कलेजा ठंडा कैसे होगा, मेरे दिल की आग कैसे बुझेगी, मैं कैसे भूल जाऊं वो संघर्ष के दिन जो इन दोनों बापू बेटा के कारण मेरे जीवन में आए। कैसे बताऊं मैंने कैसे कैसे सासू को संभाला, कैसे अपनी बच्चियों को पाला, दिन में घर के काम करके रात को छोरियों को सासू माँ के धुरे सुला के किसी न किसी को खुशामंद करके अपने गेला खेत पे ले जाऊं थी, रात रात भर खेत पे काम करूं थी। निरंजन भाई के जाने के बाद कोई नौकर ना था, वो तो भला हो गांव वालों का जो मदद कर देते थे। मैंने कैसे अपनी छोरियों को बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, वो सब काम सिखाए जो छोरे करे हैं। मेरी सास भी बेटे के जाने के 2 साल के भीतर चल बसी, बेटे की याद में रोती रहती, बेटे का गम ले गया उसने। सासू के जाते ही मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई इन दोनों हरामजादों के कारण। कितना तड़पती थी माँ जी अपने छोरे को याद करके। दमयंती की बात सुन के शोभा और छोटी की आंखों से भी आंसू की बरसात हो रही थी। निहाल और सुरते पर क्रोध आ रहा था उन दोनों को। अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर सुरते के कारण ये आंसू हैं। कितने कष्ट उठाए हमारी माँ ने, शोभा और छोटी यही सोच रही थी। शोभा गुस्से में आकर एक बार तो सुरते पर झपटती है उसको मारने के लिए, लेकिन एक सिपाही रोक लेता है। गांव के सब लोग भी क्रोध में हैं। रमा बोलती है, चाची इन दोनों बाप बेटा ने हम दोनों सास बहू को भी घना ही दुखी करा है। मेरी सास भली औरत थी तो मेरा ससुर बहुत मारे था उसने, बेचारी ने बैरी हो गई थी इसकी मार खा खा के, और ये इसका पूत मुझे ना बोलने देता। मैं रोज कहूँ थी छोड़ दे निरंजन चाचा को, पाप बहुत कमा लिया, थोड़ा सा पुण्य कर लो, पर मेरे कहते मारना शुरू कर दे था। ये सुरता अब ठीक होया, जेल में सड़ेगा, ये दोनों सड़ेंगे बापू बेटा। इन दोनों को भगवान ने तो दंड दे ही रखा है, मुझे कोई औलाद ना दी। ऐसे दरिंदों का वंश आगे बढ़ना भी ना चाहिए। दरिंदों की औलाद भी तो ऐसी ही होती है, जैसा इसका बापू निहाल है ऐसा ये सुरता है, और अगर संतान होती तो वह भी ऐसी ही होती। सुरता बोलता है, हरामजादी अपने खसम को बददुआ दे रही है। चुड़ैल कही कि तुझे भी मार देता हूँ, बढ़िया था तुझे मार देता। तभी एक पुलिस वाला जोरदार थप्पड़ सुरते को मारता है। जब एक सिपाही सुरते को हथकड़ी डालने आता है, अचानक सुरता उसकी गन छीन लेता है और इंस्पेक्टर की तरफ तान कर गन लोड करके फायर करने वाला होता है। तभी दमयंती अपनी गन से सुरते के हाथ पर निशाना लगा गोली चला देती है। सुरते के हाथ से बंदूक छूट जाती है। सिपाही सुरते को कसकर पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर बोलता है, चलो ले चलो इन दोनों को, अब कानून इनका इलाज करेगा। दोनों को हथकड़ियां डालकर पुलिस ले चलती है। सभी गांव वाले नफरत भरी नजर से दोनों को देख रहे हैं। चलते चलते निहाल तो दमयंती के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है अपने गुनाह की, किंतु सुरता अभी भी अकड़ में है। निहाल और सुरते पर मास्टर जवाहर की हत्या और निरंजन को इतने लंबे समय तक बंधक बनाकर रखने का मुकदमा दर्ज होता है। निहाल तो सजा से पहले ही जेल में मर जाता है। सुरता अब जब भी जेल से तारीख पर आता है, हर बार दमयंती और निरंजन से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ईश्वर निश्चित ही बुरे का अंत बुरा करता है। अंत में यही कहूंगी, जो भी करें सोच समझ कर करें, किसी का बुरा
तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है और उसकी सजा निश्चित ही मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी समीक्षा देकर अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।